वेलकम गाइस। टॉपिक का नाम है अनुवंशिकता। अनुवंशिकता में क्या इनोवेशन किया गया है देखते हैं, चलो। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। हमारा टॉपिक है आनुवंशिकता। जैसा कि आपको पता है, हम इसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 कर चुके हैं। आज है पार्ट 3, जिसमें हम लगभग सभी पीवाई के क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करेंगे, यानी कि लगभग 50 to 60 क्वेश्चंस इसमें हम कराने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। पहला क्वेश्चन है, आनुवंशिक रूपांतरित गोल्डन राइस का आविष्कार किस विटामिन की कमी से लड़ने के लिए किया गया था? महिला पर्यवेक्षक 2019। आपको पता ही होगा, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, विटामिन ए है, तो उत्तर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डीएनए अणु के दोनों सूत्र अपने अपने नाइट्रोजनी क्षारक द्वारा किस बंध से जुड़े होते हैं? एलडीसी 2018। हाइड्रोजन बंध, आयनिक बंध, सल्फाइड बंध, सहसंयोजक बंध। तो आपका उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन बंध। साथ साथ आप भी चेक करते चलें कि आपके क्वेश्चन कितने इसमें सही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समसूत्री विभाजन यानी माइटोसिस किस अवस्था में गुणसूत्रों की आकार की का अध्ययन सबसे सरलता से किया जाता है? एनाफेज, मेटाफेज, टीलोफेज या इंटरफेज? तो आपका उत्तर क्या है बताइए। तो इसमें उत्तर हो जाएगा आपका बी, यानी कि मेटाफेज अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली फसल जिसका जीनोम अनुक्रमित किया गया है वह है, तो वह कौन सी फसल थी? मक्का, गेहूं, जई या चावल? तो वो था आपका चावल, गोल्डन राइस, विटामिन ए की कमी को पूरा करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, मानव उपभोग के लिए स्वीकृत पहली व्यावसायिक रूप से उगाई गई जीएम फसल कौन सी थी? चावल, टमाटर, बैंगन या सोयाबीन? तो आपका इसमें होगा टमाटर। जब व्यावसायिक रूप से पूछे तो आप क्या कहेंगे? टमाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार क्या होता है? मूल अनुक्रम की त्रुटियां, डीएनए प्रतिकृति, डीएनए बहुरूपता या द्विरज्जुक? तो आपका उत्तर हो जाएगा डीएनए बहुरूपता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जलाशयों में यूट्रोफिकेशन का मुख्य कारण क्या है? तो उत्तर क्या होगा आपका? नाइट्रोजन और फास्फेट की अधिकता, मूर्तियों का विसर्जन, शैवाल का कम होना, ऑक्सीजन की कमी? तो उत्तर हो जाएगा आपका ए, नाइट्रोजन और फास्फेट की अधिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुनर्योजन डीएनए यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए यानी तकनीक द्वारा बनाया गया टीका क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं तृतीय पीढ़ी का टीका। तो उत्तर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का दूसरा डीएनए बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? तो एशिया का दूसरा डीएनए बैंक लखनऊ में स्थापित किया गया है। तो उत्तर हो जाएगा आपका ए। काइमेरिक डीएनए किसे कहा जाता है? पुनर्योजन डीएनए को, क्लोन डीएनए को, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को या राइबोसोमल डीएनए को? तो आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ए, पुनर्योजन डीएनए को काइमेरिक डीएनए भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिबंध एंजाइम यानी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इकोआरआई का सोर्स क्या है? तो आपको पता ही चल गया होगा इसका, तो एस्केरिया कोली यानी ई कोलाई जीवाणु। तो आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ई, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्लाइफोसेट क्या है जिसका उपयोग कृषि में किया जाता है? तो ग्लाइफोसेट क्या है? खरपतवारनाशी है, जैव उर्वरक है, कवकनाशी है या कीटनाशी है? तो आपका उत्तर हो जाएगा यह एक खरपतवारनाशी होता है, हर्बिसाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अत्यधिक घनी मानव जनसंख्या वाले क्षेत्रों को जहां जैव विविधता खतरे में है क्या कहते हैं? बायोस्फीयर रिजर्व, जैव विविधता हॉटस्पॉट, राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य? तो उनको कहते हैं जैव विविधता हॉटस्पॉट। उत्तर हो जाएगा आपका बी। मानव जीनोम परियोजना HGP का नेतृत्व किसने किया था? वाटसन, क्रिक, ग्रिफिथ एवरी, फ्रांसिस कोलिंस एंड क्रैग वेंटर या मेंडल और मॉर्गन? तो मानव जीन परियोजना का नेतृत्व किया था फ्रांसिस कोलिंस और क्रैग वेंटर। उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, ओमेगा 3 फैटी एसिड अल्फा लिनोलेनिक अम्ल का सर्वोत्तम सोर्स क्या है? तो ओमेगा 3 की बात कर रहे हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए, यानी कि अलसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किन परजीवी यानी कि ट्रांसजेनिक जंतुओं का उत्पादन अधिकतम संख्या में किया जाता है? तो वो क्या है था आपका? खरगोशों का, भेड़ों का, सुअरों का या चूहों का? तो आपका उत्तर हो जाएगा चूहों का। अनुसंधान एवं परीक्षणों के लिए चूहों का उपयोग सबसे अधिक होता है, जो कुल परजीवी जंतुओं का 95% से अधिक है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में पेटेंट कानून कब प्रभावी हुआ था? तो प्रभावी हुआ था 20 अप्रैल 1972 को। ठीक है, और शुरुआत कब हुई थी इसकी? 1970 में। प्रभावी कब से हुआ है? 1972 से। नेक्स्ट है, क्रिक के अनुसार आनुवंशिक सूचनाएं केंद्रक के बाहर की ओर किस प्रवाह द्वारा प्रदत्त होती हैं? द्विपथीय, चक्रीय, प्रतिलोम या एक पथीय? तो आपका उत्तर हो जाएगा इसमें डी, एक पथीय। यानी कि जो आनुवंशिक सूचनाएं होती हैं वो क्या होती हैं? डीएनए से कहाँ जाती हैं? आरएनए की तरफ, और आरएनए से फिर कहाँ जाती हैं? प्रोटीन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पशुओं के अनुपूरक भोजन अजोला के साथ कौन सा सूक्ष्म जीव सहजीवी के रूप में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है? तो एजोवेक्टर, लैक्टोबैसिलस, राइजोबियम या एनाबिना? तो आपका उत्तर हो जाएगा इसमें डी, एनाबिना। ये क्या होता है? एक एनाबिना एक नील हरित शैवाल है जो अजोला फर्न की पत्तियों में रहकर नाइट्रोजन जमा करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का आविष्कार किसने किया था? तो ये पहले आ चुका है क्वेश्चन, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, एलिक जेफरीज, 1984। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एंजाइम और उनके कार्यों के सही जोड़े का चयन करें। एमाइलेज वसा का खंडन करता है? नहीं, ये तो करता है किसका? कार्बोहाइड्रेट्स का। लाइगेज क्या करता है? लाइगेज जोड़ने का काम करता है किसको? डीएनए खंडों को। तो ये भी नहीं है। प्रतिबंधित एंडियोन्यूक्लियेज डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काटना, बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। और चौथा है डीएनए पॉलीमरेज, तो ये डीएनए को नष्ट करना। नहीं, डीएनए पॉलीमरेज का मतलब क्या होता है? फिंगरप्रिंटिंग में इसका यूज किया जाता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा इसमें सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुनर्योजन डीएनए तकनीक के चरणों का सही अनुक्रम क्या है?
तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका डीएनए का पृथक्करण, फिर होता है खंडन, फिर होता है वाहक में जोड़ना और लास्ट में होता है पोषी में स्थानांतरण। तो सबसे पहले वांछित डीएनए को अलग किया जाता है, यानी कि उसका पृथक्करण किया जाता है, फिर उसे काटकर वाहक के साथ जोड़कर कोशिका में डाला जाता है। ये होती है प्रक्रिया। जैव विविधता हॉटस्पॉट घोषित करने के लिए कौन सी शर्त आवश्यक है? क्षेत्र केवल रेगिस्तानी होना चाहिए, वहाँ कोई भी मानव आबादी ना रहती हो, क्षेत्र में कम से कम 1500 स्थानिक संवहनी पौधे हों, या वहाँ की 100% वनस्पति सुरक्षित हो। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी। वहाँ पर क्या होना चाहिए? 1500, कम से कम 1500 स्थानिक संवहनी पौधे होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में VNTR का क्या अर्थ है? तो आपका उत्तर होगा इसमें वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स। ए ही उत्तर सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है आपका भारत में जैव विविधता के संदर्भ में कौन सा क्षेत्र हॉटस्पॉट माना जाता है? जब भारत की बात हो रही हो और जैव विविधता की बात हो रही हो तो आपका सबसे नंबर 1 पे तो आता है पश्चिमी घाट और फिर दूसरे नंबर पे आता है आपका हिमालय। तो उत्तर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवन में यकायक होने वाले पैतृक परिवर्तन को क्या कहते हैं? यकायक पर अंडरलाइन करो। यकायक होने वाले परिवर्तनों को कहते हैं उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन। और अनुकूलन क्या होता है? अनुकूलन धीरे धीरे वातावरण में रहते रहते धीरे धीरे परिवर्तन आते हैं ये। तो सॉरी मेरे पे गलती से निशान लग गया इसमें अनुकूलन पर। तो उत्तर होगा आपका क्या? उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन। ध्यान रखें ये क्वेश्चंस अगर सही हुआ तो ही आपको बताएगा, इसमें आना इंसानी मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है, तो इससे आप विश्वास कर सकते हो कि अगर जो क्वेश्चन सही है तो वो सही बताएगा, अगर मेरे से गलती होगी तो तुरंत बता देगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वह तकनीक जिसमें पराश्रव्य ध्वनि यानी अल्ट्रासाउंड का उपयोग आंतरिक अंगों के चित्रण के लिए किया जाता है, तो बताइए किसमें होता है पराश्रव्य तरंगों अल्ट्रासाउंड का उपयोग किसमें होता है? ईईजी में, सोनोग्राफी में, एक्सरे में, ईसीजी में। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी, सोनोग्राफी में होता है इसका उपयोग। 28 नंबर है डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना का सुझाव किसने दिया था? ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन है, तो आपका उत्तर बताओ क्या होगा? वाटसन और क्रिक। बी ऑप्शन हो जाएगा सी। 1953 को भी याद रख लें इसमें ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम लाइगेज का मुख्य कार्य है, तो हम पहले बता चुके हैं आपको। लाइगेज का काम क्या है? लाई होती है ना, लाई से क्या करते हैं? चून की जैसे लाई होती है उसे चिपकाने का काम करते हैं। तो आप इसलिए इसको जोड़ने का है, यानी कोशिका भित्ति को जोड़ना, डीएनए विशिष्ट स्थलों को काटना या डीएनए के टुकड़ों को आपस में जोड़ना। ध्यान रख लेना, जोड़ना किस में आया है इसमें? डीएनए के टुकड़ों को जोड़ना, इसको भी अंडरलाइन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा सुनो, लाइगेज को आणविक गोंद कहा जाता है क्योंकि यह फास्फोडीएस्टर बॉन्ड बनाकर डीएनए को जोड़ती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त अजोला क्या है? ये तो अभी कुछ देर पहले आया था ना, थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछ गया RAS प्री 2009 में। एक जलीय फर्न है, ये क्या है? एक जलीय फर्न जो प्रोटीन संश्लेषण में क्या करती है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण में क्या करती है? सहायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियोज को तो आणविक कैंची कहते हैं ना कि गोंद, ये गलत है। डीएनए पॉलीमरेज आणविक कैंची है? नहीं, बिल्कुल, ये तो पहले वाले से मैच करेगा। लाइगेज क्या है? आनुवंशिक कूट? नहीं, ये तो जोड़ने का काम करता है। और लाइगेज यानी कि आणविक सीवनकार, हाँ ये सही है। सीवनकार मतलब होता है सिलने वाला यानी कि जोड़ने वाला, स्टिचर। तो आपका उत्तर हो जाएगा इसमें डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीटी कपास में बीटी का क्या अर्थ है? तो बीटी कपास में बीटी का अर्थ होता है बैसिलस थ्रीनजेंसिस। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंसुलिन की ए और बी श्रृंखलाएं किसके द्वारा जुड़ी होती हैं? तो जब इंसुलिन की बात हो, ध्यान से सुनना, इंसुलिन में होता है डाइसल्फाइड बॉन्ड। कौन सा होता है? डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो उत्तर हो जाएगा आपका इसमें ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए बहुलता यानी कि डीएनए पॉलीमरेज का उपयोग किसमें किया जाता है? तो इसका उपयोग किसमें किया जाता है? आपका आनुवंशिक मानचित्रण और फिंगर प्रिंटिंग के द्वारा, फिंगर प्रिंटिंग दोनों में होता है। इसमें एक्चुअली में क्या होता है कि हर इंसान की जो आनुवंशिक मानचित्रण होता है वो सबका अलग अलग होता है, यानी कि बहुलता के कारण हम जीन को, हाँ बहुलता के कारण ही हम जीन की लोकेशन का पता लगा सकते हैं और व्यक्तियों में अंतर कर सकते हैं, क्योंकि एक विशिष्ट क्रम होता है और वो हर व्यक्ति में अलग अलग होता है। कोशिका चक्र की एस फेज संश्लेषण अवस्था में क्या होता है? कोशिका भित्ति का निर्माण, कोशिका का आकार का छोटा होना, गुणसूत्रों का अलग होना, या डीएनए का द्विखंडन। तो आपका उत्तर हो जाएगा इसमें डीएनए का द्विखंडन। इस अवस्था में कोशिका अपने पूरे आनुवंशिक पदार्थ यानी डीएनए की एक प्रतिलिपि तैयार करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि यानी कि अल्ट्रासाउंड का उपयोग किया जाता है वह क्या कहलाती है? वो होती है सोनोग्राफी। ये क्वेश्चन तो पहले आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो या अधिक भिन्न आनुवंशिकी युक्त पादपों को क्रॉस कर फसल की नई किस्म बनाना क्या कहलाता है? अलैंगिक जनन, संकरण, उत्परिवर्तन या संकरोज? तो उसे कहते हैं संकरण, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिड बाजरा आता है ना, तो वो है ये। नेक्स्ट है आपका गुणसूत्रों के जाल को अभिरंजित यानी स्टैंड करने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो हेमेटोजाइलिन या फ्यूजन अभिरंजन, क्रिस्टल वायलेट या कार्मीन? तो आपका उत्तर हो जाएगा बी, फ्यूजन अभिरंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इसमें क्या होता है, यह डीएनए के लिए विशिष्ट अभिरंजक है जो गुणसूत्रों को स्पष्ट रूप से देखने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा समूह जैव ईंधन के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जाता है? तो जैव ईंधन के रूप में गन्ना, मक्का, सरसों तो होता है जेट्रोफा, गन्ना, पाम, सोयाबीन, मक्का, रेस्पीड, मसूर, चुकंदर, गेहूँ। तो ये चुकंदर और गेहूँ का तो नहीं होता है ना, मसूर का पता नहीं है, तो ये उत्तर इसका ही होना चाहिए डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सही है जवाब। प्रतिबंध एंटीन्यूक्लियोज यानी HPAL किस सूक्ष्मजीव से प्राप्त किया जाता है? ध्यान रख लेना, इसको HPAL पूछा है उसने। तो आपका इसमें उत्तर क्या होगा? एस रिकियाई कोली, हीमोफिलस इजिप्टस, या फिर बैसिलस एमाइलो, या हीमोफिलस पैरा इन्फ्लुएंजा। तो आपका उत्तर हो जाएगा इसमें हीमोफिलस पैरा इन्फ्लुएंजा। उत्तर डी हो जाएगा, डी HPAL। देखो जैसे कि नाम पता है, हीमो से लगा लेना H और पैरा इन्फ्लुएंजा का मतलब हो गया पेल। ठीक है, ये क्या है? एक एंजाइम है इसके नाम पर ही इसका नाम रखा गया है हीमोफिलस पैरा इन्फ्लुएंजा के नाम पर इसका ये नाम रखा गया है HPAL।
ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्लाइफोसेट प्रतिरोधी पहली अभियांत्रिकी फसल राउंड अप रेडी में कौन सी जीन स्थानांतरित की गई थी? ग्लाइफोसेट प्रतिरोधी यानी कि वो खरपतवार प्रतिरोधी होती है ना। तो इसमें क्या होता है, इथोल पायरुविक या 3 फास्फेट ट्रांसफरेंज। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि यही। यह एंजाइम ग्लाइफोसेट खरपतवारी नाशी के प्रति सहनशीलता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पेटेंट प्रदान करने हेतु भारत सरकार ने कानून में कब संशोधन किया था? अंडरलाइन करें, इस संशोधन की पूछ रहा है, ना कि कब बनाया गया था। बनाया गया था कब? 1970 में। लागू कब हुआ था? 1972 में। लेकिन जो संशोधन हुआ है वो हुआ है 2002 में। तीनों डेट याद रह जाएंगे आपको, तो उत्तर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए के एक हेलिक्स यानी घुमाव में कितनी लंबाई होती है? तो डीएनए के अणु की लंबाई, एक हेलिक्स की में लंबाई कितनी होती है? तो होती है 34 एंगस्ट्रॉम। ओ सॉरी, इसमें उत्तर ही नहीं दे रखा 34 एंगस्ट्रॉम। हाँ, 20 एंगस्ट्रॉम तो नहीं होती है, तो 3.4 नैनोमीटर, ये 34 एंगस्ट्रॉम के बराबर ही होता है। तो उत्तर हो जाएगा आपका सी। बी, डीएनए के एक पूर्ण घुमाव की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम या 3.4 नैनोमीटर होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एशिया का प्रथम डीएनए बैंक भारत के किस शहर में स्थित है? तो एशिया का प्रथम की बात कर रहे हैं तो वो आपका हो जाएगा लखनऊ। ये एशिया का पहला है और विश्व का दूसरा डीएनए बैंक है लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन का उत्पादन करने वाली पहली कंपनी कौन सी थी जिसने आनुवंशिक इंजीनियरिंग का उपयोग किया था? एली लिली, मॉन्सेंटा, बायोकॉन या फाइजर? तो उत्तर हो जाएगा आपका ए, एली लिली। ये अमेरिकन कंपनी थी। 1983 में अमेरिकन कंपनी एली लिली ने ही सबसे पहले ह्यूमिलिन, इसको भी अंडरलाइन करें, ह्यूमिलिन यानी कि मानव इंसुलिन तैयार किया था। कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्रों का संघनन किस अवस्था में होता है? तो देखो ये सारी अवस्थाएं महत्वपूर्ण हैं, इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप याद रखें ये होता है आपका प्रोफेज में, यानी कि पहली अवस्था में। प्रोफेज की शुरुआत में क्रोमेटिन धागे सिकुड़कर स्पष्ट गुणसूत्रों का रूप लेना शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव उर्वरक अजोला किस फसल के साथ उगाना सबसे अधिक लाभदायक है? गेहूं, सरसों, धान, कपास? जैसा कि हम जानते हैं अजोला क्या है, एक प्रकार की फर्न है जो पानी के ऊपर होती है। तो गेहूं में तो क्या होगा, सबसे ज़्यादा पानी किसमें लगाया जाता है? चावल में। तो उत्तर भी होगा आपका धान या चावल। धान के लबालब भरे खेतों में अजोला तेजी से फैलता है और नाइट्रोजन की पूर्ति करता है। पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन तकनीक का आविष्कार किसने किया था? ध्यान से पढ़ें क्वेश्चन, ये तकनीक की आविष्कार किसने किया था ये पूछ रहा है, ना कि किसमें उपयोग किया जाता है इसका। तो ये है आपका कैरी मुलिस। कौन था ये? कैरी मुलिस। इसने ही पीसीआर के बारे में बताया था। तो आपका उत्तर हो जाएगा 1983 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव जीनोम में कुल कितने नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं? 30,000 या 3 × 10⁶, 3 × 10⁹ या 46? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 3 × 10⁹, यानी कि 3 बिलियन। मानव अगुणित हैप्लॉइड जीनोम में लगभग 3 बिलियन यानी कि 300 करोड़ बेस पेयर होते हैं। डीएनए के एक स्ट्रैंड से आरएनए में सूचना प्रतिलिपिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसे तो अनुलेखन कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, सबको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुन लो थोड़ी बात। डीएनए से संदेश वाहक आरएनए यानी मैसेंजर आरएनए के बनने की प्रक्रिया को अनुलेखन कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। प्रथम रेस्ट्रिक्शन एंटीन्यूक्लियोज एंजाइम कौन सा खोजा गया था? प्रथम की बात कर रहे हैं, अंडरलाइन करें, तो इसमें हो जाएगा हिंद, सेकंड। उत्तर हो जाएगा आपका ए, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आनुवंशिकतः रूपांतरित फ्लेवर सेवर टमाटर की क्या विशेषता है? तो टमाटर की विशेषता क्या थी? ये लंबे समय तक ताज़ा रहना, यानी कि बहुत धीमी प्रक्रिया से पकते हैं, तो इनको क्या करें, सुरक्षित रखा जाता है। इंजीनियरिंग के जरिए इसमें पकने की प्रक्रिया को धीमा कर दिया गया ताकि ये जल्दी खराब ना हो। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में प्रयुक्त होने वाली VNTR जांच किस सिद्धांत पर आधारित है? तो बताएंगे आप, किस पर आधारित है VNTR? तो ये दी थी भाई आपको सैदर्न, एक साइंटिस्ट हुए, उन्हीं के नाम पर है, सैदर्न ब्लॉटिंग। VNTR टुकड़ों को अलग करने और पहचानने की एडवर्ड सैदर्न द्वारा विकसित तकनीक का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड लास्ट, जैव प्रौद्योगिकी में प्रयुक्त प्लाज्मिड क्या है? तो बताइए क्या होगा उत्तर आपका। जैव प्रौद्योगिकी में प्रयुक्त प्लाज्मिड, तो अतिरिक्त गुणसूत्र डीएनए, कोशिका के अंदर प्रोटीन, जीन का विनाश करने वाला तत्व या एक प्रकार का वायरस? वायरस तो खैर क्या होगा, तो क्या लगेगा आपका उत्तर? अतिरिक्त गुणसूत्र डीएनए। मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए। चलो देखते हैं इसको चेक करके। या फिर क्या हो सकता है, जैव प्रौद्योगिकी में प्रयुक्त प्लाज्मिड क्या है? इसका उत्तर एक ये भी हो सकता है कि कोशिका के अंदर प्रोटीन। चलो पर आप एक के साथ चलते हैं, पहले फिर देखते हैं क्या होगा, दोनों में से एक होना चाहिए। चलो ठीक है, यह बैक्टीरिया में पाया जाने वाला वृत्ताकार डीएनए है जो मुख्य गुणसूत्र से स्वतंत्र होता है। प्लाज्मिड इंपॉर्टेंट है, याद रख लें आप। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का मुख्य कार्य क्या है? तो पीसीआर का मुख्य कार्य क्या है? डीएनए को टुकड़ों में तोड़ना, प्रोटीन का निर्माण करना, आरएनए को डीएनए बदलना या नया डीएनए स्ट्रैंड बनाना। तो पीसीआर हो रहा है, तो आपका क्या होगा उसमें उत्तर? टी, नया डीएनए स्ट्रैंड बनाना। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम। टाइम तो बहुत हो गया है, पर मुझे 100 करने थे क्वेश्चन। चलो ट्राई करते हैं एक बार और, क्लास बड़ी तो नहीं होगी ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मवेशियों में जुड़वा बच्चों के मामलों में फ्री मार्टिन किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है मवेशियों में जुड़वा बच्चों में? बंधे बांझ नर अर्थात नर और मादा, जुड़वा बच्चों में बंधे बांझ, अरे बांझ बोलता भी नहीं है, नर अर्थात केवल नर, जुड़वा बच्चों में बंधे बांझ मादा अर्थात केवल मादाएं, जुड़वा बच्चों में बंधे मादा अर्थात नर और मादा। तो आपका उत्तर डी हो जाएगा, जिसमें दोनों आ रहे हैं, मादा और नर। ठीक है, तो डी सही है ना? सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलीमरेज श्रृंखला अनुक्रिया यानी कि पीसीआर में विभिन्न पदों का सही क्रम क्या है? सबसे पहले क्या होता है इसमें? विस्तार, निष्क्रियण एनिलिंग, फिर निष्क्रियण एनिलिंग या प्रसार, या फिर आपका निष्क्रियण प्रसार एनिलिंग, निष्क्रियण प्रसार। तो बताओ क्या होगा इसमें? तो निष्क्रियण पहले होना चाहिए, फिर एनालिसिस होना चाहिए तरह से उसका, फिर विस्तार होना चाहिए। तो उत्तर आपका बी।
बिल्कुल सही जवाब है आपका। डीएनए से प्रोटीन बनने की सही प्रक्रिया यानी सेंट्रल डॉग्मा की पहचान करें। तो डीएनए से क्या बनता है? मैसेंजर आरएनए, सही है। और इससे बनती है प्रोटीन। अच्छा, इसको क्या कहते हैं? डीएनए से आरएनए का बनना, मैसेंजर आरएनए का बनना, तो क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन। किस में है? थर्ड ऑप्शन में ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो रहा है ना। और मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन का बनना, ये आपका ट्रांसलेशन कहलाता है। एलडीसी 2024 का क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक सक्रिय जैव अणु साइक्लोस्पोरिन ए जिसका उपयोग अंग प्रत्यारोपण में किया जाता है, किससे प्राप्त किया जाता है? तो यही आपके कवक हैं, कवक से प्राप्त किया जाता है। कवक का देखो कितना यूज है। जेनेटिक कोड यानी कि आनुवंशिक कोड के बारे में कौन सा कथन असत्य है? यू फेनिल एनालिन के लिए कूट लेखन करता है। बी में है 61 कोडोन अमीनो अम्लों के लिए कूट लेखन करते हैं, कोडोन ट्रिपलेट होते हैं। एयूजी केवल आरंभ करता कोडोन है, इसका अन्य कोई कार्य नहीं है। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, ये असत्य है, इसका केवल यही कार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 64 कोशिकाओं के निर्माण में कितने समसूत्री विभाजनों की आवश्यकता होगी? तो हर बार क्या हो जाता है? डबल होते जाते हैं। तो 2 से 4 पहले होंगे, 1 से 2 यानी कि एक अवस्था, फिर 2 से 4 2, 4 से 8 3, 8 से 16 4, और 16 से 32 5, और 32 से 64 6। तो कितने अवस्था लगेंगे इसमें? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समर्थ का जीवन सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये आया है आपका ग्रेड स्कूल लेक्चरर 2012। तो इसका लैंडमार्क स्पेंसर, फिशर या डार्विन? तो आपका उत्तर हो जाएगा स्पेंसर, सही है। डीएनए किस में उपस्थित नहीं होता है? परिपक्व शुक्राणु में, एक संलग्न डिंब में, परिपक्व आरबीसी में, या बालों की जड़ों में? बालों की जड़ों से तो पता ही किया जाता है, डीएनए वो खोजबीन करते हैं ना, सीआईडी, तो बालों से सब कुछ पता चल सकता है इंसान का। तो आपका उत्तर हो जाएगा इसमें परिपक्व आरबीसी। नेक्स्ट है आपका, जैव प्रौद्योगिकी में किसे आणविक कैंची कहा जाता है? तो बताइए किसे। हाँ, ये तो बहुत सरल है, प्रतिबंधन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। नेक्स्ट है आपका, बीज अंकुरण के लिए सबसे अधिक आवश्यक क्या है? तो अंकुरण के लिए बताओ, पानी चाहिए, उस तापमान चाहिए, रोशनी चाहिए, खाद चाहिए, चाहिए तो सब कुछ हो, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, आवश्यक चीज़ है, वो है पानी। देखा है ना आपने, अंकुरित करते हैं जब दाल वगैरह या चना वगैरह को, तो उसमें क्या करते हैं? पानी डाल के छोड़ते हैं ना। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए। भारत में एक बायो पेटेंट कितने वर्ष तक वैध रहता है? तो भाई ये रहता है 20 वर्षों तक। ये तो मुझे पहले से ही पता था, काफ़ी समय से। यूँ कह रहे होंगे कि मैंने करवाया है क्या। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आनुवांशिक विभिन्नताओं के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? 2024 का है। कुछ विभिन्नताएं अलैंगिक जनन के दौरान भी उत्पन्न होती हैं, बिल्कुल सही बात है। जो जीव अलैंगिक जनन करते हैं उसमें विभिन्न विभिन्नताएं होती हैं, सत्य ढूंढना, सत्य असत्य। जो जीव अलैंगिक जनन करते हैं उनमें विशिष्ट विभिन्नताएं होती हैं, ये थोड़ा गलत लग रहा है। लैंगिक जनन के लिए लैंगिक जनन के द्वारा सफल विभिन्नताओं की संख्या में वृद्धि होती है, सही बात है। लैंगिक जनन में क्या होता है? पुरुष और स्त्री होते हैं ना, तो दोनों में से विभिन्नताएं होने की संभावना ज़्यादा रहती है। जन्म की प्रक्रिया के दौरान होने वाली विभिन्नताएं वंशानुगत हो सकती हैं, बिल्कुल सही बात है। तो आपका बी ज़्यादा इसमें इनकरेक्ट लग रहा है, क्योंकि उसमें अलैंगिक जनन में विभिन्नताएं नहीं आती हैं ज़्यादा, कुछ आ सकती हैं। तो ठीक है। नेक्स्ट है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्रयुक्त होने वाला सामान्य जीवाणु है? तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में ई कोलाई को बिल्कुल नहीं भूलना है, आपका उत्तर हो जाएगा बी, ई कोलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूकैरियोटिक जीवों में गुणसूत्रों का उपयुक्त अध्ययन किस अवस्था में किया जाता है? तो वो तो होती है आपकी मेटा अवस्था का, मेटाफेज। उत्तर हो जाएगा आपका डी, मेटाफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आधुनिक आनुवंशिकी के जनक किसे कहते हैं? बताओ, ल्यूवेनहॉक, बैटसन, या फिर आपका क्या होगा, ग्रेगर जॉन मेंडल, अरस्तु? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो उत्तर हो जाएगा आपका बैटसन। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सुकेंद्रिक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या और आकृति क्या कहलाती है? तो उसे कहते हैं कैरियोटाइप, अर्थात गुणसूत्र प्रारूप। किसी जीव के गुणसूत्रों की कुल संख्या, आकार और आकृति के चित्रण को कैरियोटाइप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो उनका नाम था कार्ल इरेकी। हंगेरियन इंजीनियर कार्ल इरेकी ने 1919 में पहली बार बायोटेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। महिला पर्यवेक्षक 2014। मानव में निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन का स्थान क्या होता है? तो ये तो क्या है, फैलोपियन ट्यूब, यानी कि आपकी अंडवाहिनियाँ, शुक्राणु और अंडाणु का मिलन फैलोपियन ट्यूब में ही होता है, लेकिन बच्चे का जो रोपण है वो गर्भाशय में होता है, ये भी याद रख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसिस हैरी क्रॉम्पटन क्रिक के पीएचडी शोध का शीर्षक क्या था? तो उसका था एक्सरे डिफ्रैक्शन, पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन्स। ठीक है, फ्रांसीसी हैरी क्रॉम्पटन क्रिक के पीएचडी शोध संस्थान का शीर्षक क्या था? तो एक्सरे डिफ्रैक्शन, पॉलीपेप्टाइड और एंड प्रोटीन्स। लगातार अंतः प्रजनन यानी कि इनब्रीडिंग से पशुओं में क्या बढ़ती है? समयुग्मजा, होमोजाइगोसिटी। समान पूर्वजों के बीच प्रजनन के साथ एलील यानी कि जीन के जोड़े बनने की संभावना बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, एक प्रारूपी केंद्रक में क्रोमेटिन के कुछ क्षेत्र जो शिथिल छोटे रूप में संकुलित होते हैं क्या कहलाते हैं? तो उन्हें कहते हैं क्या? स्टोनास्टक, स्ट्रोक्रोमेटिन, न्यूक्लियोसोम या यूक्रोमेटिन? तो उन्हें कहते हैं यूक्रोमेटिन। ये हल्का रंग लेता है, ढीला होता है और आनुवंशिक रूप से बहुत सक्रिय होता है। चौथी पीढ़ी का जैव ईंधन किससे प्राप्त होता है? आनुवंशिकीय संशोधित शैवाल से यानी एल्गी से। चौथी पीढ़ी में सूक्ष्मजीव और शैवाल के आनुवंशिक रूपांतरण से ईंधन बनाया जाता है। क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र का निम्न में से कौन सा हिस्सा नहीं है? एफ पार्टिकल, ये तो माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में पाए जाते हैं, गुणसूत्रों पर नहीं। बाकी गुणसूत्रों में सेंट्रोमियर भी होता है, क्रोमेटिड होता है और सैटेलाइट भी होता है।
सूक्ष्म जीव विज्ञान यानी कि माइक्रो बायोलॉजी के जनक किसे माना जाता है? तो माइक्रो बायोलॉजी के जनक होते हैं आपके लुईस पाश्चर। पाश्चर ने जो क्या किया था, किण्वन और रोगाणु सिद्धांत पर कार्य किया, इसलिए उन्हें सूक्ष्म विज्ञान का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरक्षा विज्ञान यानी इम्यूनिटी के पिता किसे कहा जाता है? तो इम्यूनिटी के पिता किसे कहा जाता है? एडवर्ड जेनर, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, टीकाकरण की शुरुआत करने वाले जेनर को इम्यूनोलॉजी का जनक कहा जाता है। ठीक है, प्रतिरक्षा विज्ञान, इम्यूनोलॉजी दोनों वर्ड याद रखें। जंतु विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो जंतु में आएगा अरस्तु। देखो तू आ रहा है लास्ट में, जंतु अरस्तु। तो अरस्तु ने जंतुओं के वर्गीकरण और उसके शरीर विज्ञान पर व्यापक कार्य किया था। भ्रूण विज्ञान के पिता का गौरव किसे है? तो देखो भाषे भ्रूण, भाषे वेयर, तो इसमें आएगा जीन वेयर। दूसरा नाम और इनका कार्ल अर्नस्ट वॉन वेयर या जीन वेयर ने भ्रूण विकास के नियमों की खोज की थी। वर्ग की यानी टैक्सोनॉमी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो वर्ग की तो इनका था कैरोलस लीनियस। लीनियस ने द्विनाम पद्धति दी और जीवों के वैज्ञानिक वर्गीकरण की आधारशिला रखी। पादप रोग विज्ञान में पादप रोग विज्ञान के जनक कौन है? तो पादपों के बारे में बात हो तो आएगा नाम एजे बटलर। एडविन जॉन बटलर ने भारत में पौधों की बीमारियों पर शोध कर इस शाखा को मजबूत किया था। जीवाश्म ईंधन के पिता किसे कहा जाता है? बताइए क्या कहेंगे आप? मेरे हिसाब से तो आपका उत्तर लियोनार्डो दा विंसी जाना चाहिए। ठीक है, तो लगाते हैं, और ये निकला सही जवाब। महान कलाकार होने के साथ विंसी ने जीवाश्मों की सही प्रकृति को पहचाना था। एक संकर में दोनों जनकों के लक्षण का सम्मिश्रण होने की बजाय किसी एक का प्रभावी होना क्या कहलाता है? तो इसे कहते हैं प्रभाविता का नियम। उत्तर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए का वह छोटा खंड जो किसी विशिष्ट प्रोटीन के लिए कूट लेखन का कार्य करता है, उसे क्या कहते हैं? तो बताओ क्या कहेंगे उसको? जीन, गुणसूत्र, न्यूक्लियोटाइड या फिर आपका सेंट्रोमियर? तो उत्तर हो जाएगा आपका जीन। जीन क्या करता है आपका? जीन आनुवंशिकता की कार्यात्मक इकाई है जो विशिष्ट प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट है, आनुवंशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपना प्रयोग किस पौधे पर किया था? इसका मुझे नहीं पता है, बहुत कठिन क्वेश्चन है ये, इसका जवाब आप दे देना कमेंट में। अगला क्वेश्चन है आपका, गुणसूत्रों पर स्थित जीनों का एक साथ वंशानुगत होने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? गुणसूत्रों पर स्थित जीनों का एक साथ वंशानुगत होने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? बहु प्रभाविता, उत्परिवर्तन या पुनर्योजन या सहलग्नता? तो बताइए क्या होगा उत्तर? बिल्कुल सही जवाब है आपका लिंकेज, यानी कि क्या कहलाती है वो आपकी एक ही सहलग्नता, एक ही गुणसूत्र पर पास पास स्थित जीन अक्सर एक साथ ही अगली पीढ़ी में चले जाते हैं। कोशिका के किस अंग को कोशिका की पावर हाउस कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया। चिकित्सा विज्ञान के जनक फादर ऑफ मेडिसिन के रूप में किसे जाना जाता है? फादर ऑफ मेडिसिन, एडवर्ड जेनर, लुईस पाश्चर या अरस्तु या हिप्पोक्रेटस? तो क्या होगा उत्तर? आप बताओ पहले। हिप्पोक्रेटस, क्या होगा? हिप्पोक्रेटस। प्राचीन ग्रीक चिकित्सक हिप्पोक्रेटस को उनके चिकित्सा क्षेत्र में योगदान के कारण यह सम्मान दिया जाता है। और अरस्तु का नाम याद है आपको, लुईस पाश्चर का पता है, एडवर्ड जेनर सबका याद रखना है आपको। लुईस पाश्चर आपका पता ही है, माइक्रोलॉजी। आगे देखो, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? वनस्पति विज्ञान की बात आए और किसका नाम ना आए बताओ, तो आपका हो जाएगा थियोफ्रैक्टस। क्या हो जाएगा? थियोफ्रैक्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुजनकी यानी कि इयोजेनिक्स के पिता किसे कहा जाता है? बताओ क्या कहेंगे आप? इसमें तो आप कैंसिलेशन का यूज़ करो, यानी कि फ्रांसिस गाल्टन, बैटसन, ग्रेगर जॉन मेंडल, चार्ल्स डार्विन। तो सबको पता चल गया होगा फ्रांसिस ही गाल्टन, क्योंकि बैटसन हो नहीं सकता, ग्रेगर जॉन डार्विन भी नहीं हो सकता, तो उत्तर हो जाएगा आपका एक। आनुवंशिकी आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक किसे जाना जाता है? आधुनिक वनस्पति विज्ञान की बात हो रही है, तो आई थिंक मैं समझता हूँ इसमें आपके या तो कैरोलस लीनियस होंगे या फिर आपके नहीं और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि ये पढ़ चुके हैं ना, लुई पाश्चर भी पढ़ लिया, थियोफ्रैक्टस पढ़ लिया, जीन वेयर पढ़ लिया। जीन वेयर कौन था पता है ना आपको? भ्रूण विज्ञान का। थियोफ्रैक्टस का पढ़ाई था वनस्पति विज्ञान का। लुई पाश्चर आपके क्या थे? माइकोलॉजी के पिता में है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि आधुनिक वनस्पति का विज्ञान का जनक जो है कैरोलस लीनियस को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतःस्रावी ग्रंथि विज्ञान के जनक कौन है? वाह, एडवर्ड जेनर, हिप्पोक्रेटस या फिर थॉमस एडिसन या अरस्तु? तो आपका उत्तर हो जाएगा इसमें थॉमस एडिसन। कौन है आपके? थॉमस एडिसन। जीवाश्मों की आयु का निर्धारण करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? कार्बन, पहली सही रहेगी मेरे हिसाब से, तो ज़्यादा बढ़िया है, कार्बन 14 रेटिंग। कोशिका चक्र की सबसे लंबी अवस्था कौन सी होती है? तो बताइए आप क्या होगी इसमें? प्रोफेज, मेटाफेज, साइटोकाइनेसिस या इंटरफेज? तो आपका उत्तर हो जाएगा इसमें इंटरफेज। कौन सी होती है सबसे बड़ी अवस्था? इंटरफेज। कोशिका अपने जीवन चक्र का लगभग 95% समय वृद्धि और तैयारी यानी कि इंटरफेज में बिताती है। आरएनए में थाइमिन के स्थान पर नाइट्रोजन क्षारक कौन सा पाया जाता है? तो वो तो यूरेसिल है, मैंने बताया था। आर किस में आ रहा है? रासिस हो रहा है ना, यूरेसिल। तो उत्तर हो जाएगा आपका डी। डीएनए हेलिक्स की चौड़ाई कितनी होती है? लंबाई नहीं पूछी है, अंडरलाइन कर लेना इसको। लंबाई पूछिए तो कितना बताना है? 34 एंगस्ट्रॉम। लेकिन अगर पूछे आपसे चौड़ाई, तो चौड़ाई होती है 20 एंगस्ट्रॉम। तो उत्तर हो जाएगा आपका वाटसन और क्रिक मॉडल के अनुसार डीएनए के डबल हेलिक्स का व्यास 20 एंगस्ट्रॉम होता है। नेक्स्ट है, कोशिका विभाजन के दौरान तर्कु तंतु किससे बने होते हैं? इंसुलिन से, हिस्टोन प्रोटीन से
ट्यूबुलिन प्रोटीन से या कैरोटीन से? तो बताइए चारों में से कौन सा सही होगा? टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3। तो आपका उत्तर हो जाएगा ट्यूबुलिन प्रोटीन, उत्तर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी जीव के आनुवंशिक गठन यानी कि जेनेटिक मेकअप को क्या कहते हैं? मोनोहाइब्रिड, एलील, जीनोटाइप या फिनोटाइप? तो उत्तर हो जाएगा आपका जीनोटाइप। क्या कहते हैं इसको? जीनोटाइप जीव के अदृश्य आनुवंशिक संगठन को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब एक ही जीन दो या अधिक अलग अलग लक्षणों को नियंत्रित करता है तो इसे क्या कहते हैं? बहुप्रभाविता, सह प्रभाविता या पॉलोजेनिक वंशानुगति या घातकता? तो बताइए क्या होगा आपका उत्तर? टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3। तो आपका उत्तर हो जाएगा बहुप्रभाविता। ठीक है, जब एक ही जीन दो या दो से अधिक लक्षणों को नियंत्रित कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरे सॉरी, शांत लगाओ, सही है। जैसे सिकल सेल एनीमिया में एक जीन कई अंगों को प्रभावित करता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो ओवम है वो, तो भाई मनुष्य की बात करें तो ओवम। और सबसे छोटी कौन सी होती है? शुक्राणु। ठीक है, स्पर्म। नेक्स्ट है आपका पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया यानी पीसीआर का आविष्कार किसने आया था? दोबारा आया ना, कैरी मुलिस। कौन है इसमें? कैरी मुलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जीव के पूरे डीएनए सेट की मैपिंग और अनुक्रमण का अध्ययन क्या कहलाता है? बताओ, साइटोलॉजी, ये क्या लिख रहा है, हिस्टोलॉजी, प्रोटियोमिक्स या जीनोमिक्स? टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3। तो बताइए आपका क्या उत्तर था? जीनोमिक्स। सही बिल्कुल जवाब है आपका जीनोमिक्स। जीनोम की संरचना, कार्य, मानचित्रण का व्यापक अध्ययन है।